गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यायपालिका के एक अहम पक्ष, एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन की चर्चा करेंगे और वह है इम्पार्शियलिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायालय की व्यवस्था। इसके दो भाग हैं। वाई इज़ इट नीडेड, वाई इज़ इट रिक्वायर्ड, इसकी आवश्यकता क्यों है, एंड हाउ इज़ इट इंश्योर्ड, और इसे सुनिश्चित कैसे किया जाता है। तो पहला एस्पेक्ट है कि न्यायपालिका के स्वतंत्रता और निष्पक्षता की आवश्यकता ही क्या है। हम जैसा कि जानते हैं कि दो प्रकार के न्यायपालिका संसार में उपलब्ध हैं और ये दो प्रकार की न्यायपालिका दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत पाई जाती है। जैसे एक कमिटेड जुडिशियरी, प्रतिबद्ध न्यायपालिका की व्यवस्था है। ये मुख्य रूप से उन देशों में है जहाँ सर्वाधिकारवादी या अधिनायक तंत्र की व्यवस्था है, अधिनायक तंत्र स्थापित है या सर्वाधिकारवादी तंत्र स्थापित है, जहाँ सरकार के नियंत्रण में नागरिकों के जीवन के हर आयाम है और सरकार के क्रियाकलापों पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं है। ऐसे राज्यों में न्यायपालिका की व्यवस्था यदि है तो न्यायपालिका सर्वाधिकारवादी या अधिनायकवादी राज्य के ध्येय को ही जो है आगे बढ़ाने का काम करता है और वह सिस्टम या व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्ध होकर के उसके हितों के अनुसार ही जो आवश्यक है वो करने का काम करता है। परंतु हम सभी जानते हैं कि आधुनिक युग प्रजातंत्र का युग है और जहाँ कहीं भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था है वहाँ पर इस बात को स्वीकार किया गया है कि कानून का शासन होना चाहिए, सरकार सीमित होनी चाहिए, सरकार मर्यादित होनी चाहिए, लोक प्रभुसत्ता में विश्वास होना चाहिए, संपूर्ण शक्तियाँ नागरिकों में निहित होनी चाहिए, उनके द्वारा नियंत्रित और संचालित होनी चाहिए और नागरिकों, सबसे बढ़कर नागरिकों के अधिकारों की घोषणा होनी चाहिए और घोषणा के पीछे ध्येय ये होना चाहिए कि चाहे कोई भी व्यवस्था हो, नागरिकों को कुछ अधिकार जो मानव होने के कारण उन्हें मिलते हैं, उन अधिकारों पर किसी प्रकार की आंच या आक्रमण किसी भी ओर से नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के एक प्रजातांत्रिक समाज है, एक स्वतंत्र समाज है, खुला हुआ समाज है, जहाँ व्यवस्थाएं होती हैं वहाँ पर हर जगह उस व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए और जो सत्ता का केंद्र है वो अनियंत्रित न हो जाए, अमर्यादित न हो जाए, निरंकुश न हो जाए, उसको ध्यान में रखते हुए एक प्रकार की संस्था की जो जो कल्पना की गई है वो है निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका। ये सर्वमान्य तथ्य है आज के दिनों का कि प्रत्येक देश जो स्वतंत्र है, प्रजातांत्रिक है, जहाँ नागरिकों के अधिकारों की घोषणा है, वहाँ पर उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग सरकार के न्यायपालिका की आवश्यकता, और न्यायपालिका की आवश्यकता केवल नहीं है बल्कि उस न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष होने की आवश्यकता है। इसीलिए हर जगह इसका महत्व है कि हर एक देश में जो प्रजातांत्रिक है, जो खुले समाज का समर्थन करता है, जो नागरिकों के अधिकारों में विश्वास करता है, नैसर्गिक अधिकारों में विश्वास करता है, उन सभी देशों में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, इसका महत्व क्या है? दो चार जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो पहले भी हमने चर्चा की है कि लोगों को ये यकीन होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि कोई भी विषय है, विवादित विषय है, उस विवादित विषय के संदर्भ में जो निर्णय आएगा वो निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से आएगा। इसके लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था होनी ही चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों की मनमानी पर रोक, चूँकि इसमें हमेशा अंतर्निहित है कि नागरिक के अधिकारों को हमेशा खतरा प्रशासनिक अधिकारियों या अधिकार संपन्न लोगों से होता है। ये अधिकारी
नागरिकों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को भुला करके मनमानी न करने लगे, इसके लिए भी निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता है। आज के दिनों में संपूर्ण संसार में जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, वो सभी प्रजातांत्रिक व्यवस्था लगभग लिखित संविधान के द्वारा संचालित है। लिखित संविधान के उन सारे प्रावधानों को सामान्य कानून से ऊपर समझा जाता है, इसलिए सर्वोच्च है और पवित्र है। इसके सर्वोच्चता और पवित्रता की रक्षा के लिए भी एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था है। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए, क्योंकि नागरिकों के अधिकारों को सबसे ज़्यादा खतरा सरकार से ही है, सत्ता के केंद्र से ही है। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था है। और लोकतंत्र को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए भी जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि यदि संघीय व्यवस्था है तो संघीय व्यवस्था कैसे काम करेगी, उसके लिए, या यदि एकात्मक व्यवस्था भी है तो विभिन्न स्तर पर विभिन्न अंगों के बीच जो शक्ति का जो बंटवारा है, उसको भी सुचारू रूप से चलाने के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका जैसे निकाय की आवश्यकता होती है, जिसमें सभी का यकीन हो और जो स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर के जो है वह किसी भी विवाद के संदर्भ में जो है निर्णय दे। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि स्वतंत्रता और निष्पक्षता को सुनिश्चित कैसे किया जाए। ज़्यादातर देशों में जो है बहुत सारे तरीके अपनाए गए हैं। जैसे पहला तरीका है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति इस प्रकार से की जाए कि वो किसी के दबाव में काम ना करे या किसी पर निर्भर होकर कार्य ना करे। इसलिए ज़्यादातर देशों में न्यायपालिका के सदस्यों की नियुक्ति में कार्यपालिका और विधायिका दोनों को सम्मिलित किया जाता है। दोनों ही मिल करके जो है वो न्यायपालिका के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। जैसे अमेरिका इसका महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, जहाँ न्यायपालिका के सदस्यों के नाम का प्रस्ताव जो है वो वहाँ के कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति के द्वारा रखे जाते हैं, परंतु इसकी संपूर्ण जांच पड़ताल के पश्चात उस नाम का अनुमोदन विधायिका के उच्च सदन सीनेट के 100 सदस्यों के द्वारा जो है करने के पश्चात ही व्यक्ति जो है वह अपने पद पर आसीन होता है। तो ये प्रक्रिया अपनाई जाती है कि कोई एक व्यक्ति अपने मनमाने तरीके से अपने पक्ष के व्यक्ति को, अपने फॉलोअर को, अपने चाहने वाले को जो है वह इस पद पर नियुक्त न कर दे, और फिर यदि ऐसे व्यक्ति इस पद पर नियुक्त होंगे तो उनकी इच्छा के अनुसार काम करेंगे। वो कानून सम्मत कार्य नहीं करेंगे, न्याय सम्मत कार्य नहीं करेंगे, विधि सम्मत कार्य नहीं करेंगे। तो इसलिए जो है सबसे पहली चीज़ अपनाई जाती है कि न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से काम करे। इसके लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति इस प्रकार से की जाए तो किसी के दबाव में ना रहे। दूसरा है न्यायाधीशों की उच्च योग्यता और उसका चरित्र। हमने पहले भी इस बात की चर्चा की है कि न्यायपालिका के सदस्य वही व्यक्ति होते हैं जो कानून के विशारद होते हैं, कानून के जानकार होते हैं, और केवल कानून की जानकारी नहीं होते बल्कि उच्चतम न्यायालय या शीर्ष न्यायपालिका में उनकी नियुक्ति के पूर्व उनका चरित्र देखा जाता है कि उनका थ्रू आउट कैरियर किस प्रकार का रहा है, किस प्रकार के वो निर्णय देते रहे हैं, किस प्रकार का काम करा है उन्होंने, किस प्रकार की विद्वता प्रदर्शित की है इन्होंने। इस प्रकार से उच्च कोटि का व्यक्ति, उच्च योग्यता प्राप्त व्यक्ति, उच्च चरित्रवान व्यक्ति को ही जो है इस पद पर नियुक्त किया जाता है, और ऐसा व्यक्ति किसी के प्रभाव में काम करे इसकी संभावना कम रह जाती। तीसरी बात जो है स्वतंत्रता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि न्यायपालिका के सदस्यों का कार्यकाल एक बार नियुक्ति के पास इतना लंबा हो कि बार बार वो नियुक्ति के लिए किसी पर आश्रित ना हो। इसके लिए जो ज़्यादातर जगहों पर जो तरीके अपनाए जाते हैं वो आजीवन कार्यकाल के हैं या लंबे कार्यकाल के। जैसे भारत में नियुक्त होने के बाद 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने के बाद ही वो सेवानिवृत्त होता है। अमेरिका में और भी व्यवस्था है कि वो आजीवन अपने पद पर रहते हैं, लेकिन 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद
जो है वो अपने पद से मुक्त हो सकते हैं यदि उन्होंने 5 साल या 10 साल अपने पद पर काम किया है। तो आजीवन का वो कार्यकाल इतना लंबा होता है कि उन्हें उसे पद से हटाए जाने का कोई भय नहीं होता, उन्हें कोई डर नहीं होता, या फिर दोबारा नियुक्ति के लिए किसी पर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं होती। तथा एक और चीज़ है, कार्यकाल के साथ साथ जो है वो पदोन्नति की बात। पदोन्नति इतनी परिभाषित तरीके से है, इतनी डिफाइंड है, इतनी स्ट्रक्चर्ड है कि उसमें किसी और का हस्तक्षेप नहीं होता। जैसे भारत में एक परंपरा है कि उच्चतम न्यायपालिका के सदस्य चुने जाने के बाद वो सीनियरिटी के आधार पर जो है उनका प्रमोशन होता है। वो उच्चतम न्यायपालिका के सर्वोच्च न्यायाधीश बनने के लिए उन्हें किसी के पक्ष की आवश्यकता नहीं है। यदि वो सीनियर मोस्ट हैं तो ऑटोमेटिक जो है वो उस पद पर जो है चुन लिए जाते हैं। इस तरह से जो है पदोन्नति का एक निश्चित मानदंड, एक डिफाइंड एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर जो है वह न्यायाधीशों को पक्षपात रहित बनाता है और किसी पर आश्रित नहीं होता, और इसलिए उस तरह से उनके किसी के पक्ष में या उनकी स्वतंत्रता गिरवी रखने जैसी कोई बात कम होती है। इसके अलावा एक और चीज़ें होती हैं, पर्याप्त वेतन और अन्य भत्ते और अन्य प्रकार की सुविधाएं। इसीलिए लगभग जो है विधायिका या कार्यपालिका अपने 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 जो है पदाधिकारियों को इस चीज़ से डराती रहती है कि उनकी सुविधा में कटौती करते कि उनके भत्ते काट लिए जाएंगे। लेकिन न्यायाधीश के लिए, न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के बाद उन्हें स्वतंत्र और पक्षपात रहित रखने के लिए व्यवस्था की जाती है कि उनके वेतन भत्ते में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती, केवल आर्थिक आपातकाल को छोड़कर। एक बार नियुक्ति के समय जो वेतन और भत्ते और जो सुविधाएं मिल रही हैं उसमें बढ़ोतरी तो की जा सकती है, परंतु उसमें कमी नहीं की जा सकती। इसलिए इस जो है व्यवस्था से इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि चाहे वो किसी प्रकार का निर्णय दें, किसी प्रकार का फैसला दें, उनके वेतन और भत्तों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, इनकी सुविधाओं पर कोई प्रकार का असर नहीं पड़ेगा, और इस तरह वो निष्पक्ष होकर के वो अपना काम करते हैं। एक और चीज़ें जो की जाती हैं इनको जो है स्वतंत्र रखने के लिए, वह है उनके पद की सुरक्षा। पद की सुरक्षा का मतलब है उनको उसके पद से हटाने की व्यवस्था। प्राय जो है उनको उनके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो लगभग सभी देशों में इतनी डिफ़िकल्ट है, इतनी मुश्किल कर दी जाती है कि सामान्य परिस्थिति में जो है उसे उसके पद से हटाया जाना संभव ही नहीं होता है। जैसे थोड़ी देर में एग्जाम्पल के तौर पर लें, भारत में यदि न्यायाधीश को उसके पद से हटाना है, पहले तो जो है इस बात के लिए एक कमेटी बैठाई जाती है। यदि आरोप लगाए गए हैं तो 3 सदस्यीय कमेटी बैठाई जाती है। वो सदस्य यदि ये रिपोर्ट देते हैं कि हाँ इस आरोप में दम है और इस पर कार्रवाई की जा सकती है, आरोप सही है, तब जा कर के फिर जो है दोनों सदनों में जो है 2/3 बहुमत से उसे पारित होना होता है। एक सदन जिसमें प्रस्ताव रखे जाते हैं उसमें आरोप लगाए जाते हैं, और दूसरा सदन जो है वो एक न्यायपालिका के रूप में काम करता है, उस आरोपों की पुनः जांच करता है, उन्हें बुला करके मौका देता है, और फिर यदि वह भी 2/3 बहुमत से पारित कर दे तब जा कर के कहीं उसको उसके पद से हटाया जाना संभव होता है। और यही वजह है कि बहुत बहुत मुश्किल से कभी कोई न्यायपालिका के सदस्य को उसके पद से हटाने के प्रयास जो है वो सफल हो पाते हैं। इसलिए पद की इतनी सुरक्षा है कि उस किसी भी प्रकार का निर्णय दे, उस निर्णय हेतु वो संस्थाएं जिसके पक्ष में निर्णय नहीं गया है वो उसको पद से हटाने में समर्थ नहीं होती। तो पद की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण जो है बिंदु है जिसके माध्यम से न्यायपालिका के सदस्यों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को सुनिश्चित किया जाता है। इसके अलावा एक और व्यवस्था की जाती है कि न्यायाधीश के द्वारा दिए गए निर्णयों पर सार्वजनिक रूप से आलोचना नहीं की जा सकती, इस पर प्रतिबंध होता है, ताकि सार्वजनिक क्षेत्र में जो आलोचना प्रत्यालोचना होती है उससे जो निर्णय होता है या निर्णय देने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके क्षेत्र पर जो कीचड़ उछाले जाते हैं, इन सब से जो है
न्यायपालिका के सदस्यों को बचाया जा सके और वो इस प्रकार बिल्कुल जो है निष्पक्ष और स्वतंत्र भाव से अपना निर्णय दें, बिना भय के कि उनकी कोई आलोचना की जाएगी, आलोचना से उन पर जो है तरह तरह की बातें की जाएगी या कीचड़ उछाला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। एक और व्यवस्था की जाती है न्यायपालिका के सदस्यों को स्वतंत्र रखने के लिए कि सेवानिवृत्त होने के पश्चात उसको उसी न्यायपालिका में कम से कम वकालत करने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि ऐसा होता है कि यदि उसी न्यायपालिका में वकालत करता है तो फिर जो है निश्चित रूप से वो अपने पद और मर्यादा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, क्योंकि जो है पद हट जाने के बाद जब वो वकालत करेगा तो उसको कुछ प्रकार की सुविधाएं दी जाए या किसी प्रकार से उनको वरीयता दी जाए। इस तरह के लालच में उनका निर्णय जो है प्रभावित हो सकता है। इसलिए अवकाश के बाद मतलब सेवानिवृत्ति के बाद उसे उसी जो है संस्था में प्रैक्टिस करने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। एक और व्यवस्था की जाती है और ये बहुत पुरानी प्रक्रिया है कि विशुद्ध रूप से संविधान के द्वारा कार्यपालिका और न्यायपालिका के दायरे बिल्कुल अलग अलग कर दिए जाते हैं, एक दूसरे से पृथक कर दिया जाता है। सारी की सारी न्यायिक प्रक्रिया न्यायपालिका के सदस्यों के द्वारा की जाएगी और अन्य जो कार्यकारी जो है प्रक्रिया है वो कार्यपालिका के सदस्यों के द्वारा की जाती है। इस प्रकार से कार्यपालिका और न्यायपालिका को पूर्णतः एक दूसरे से पृथक करने का प्रयास के माध्यम से भी न्यायपालिका को के स्वतंत्रता और निष्पक्षता को सुनिश्चित किया जा सकता है। तो ये मुख्य रूप से न्यायपालिका के स्वतंत्रता और निष्पक्षता की चर्चा है। आज यहीं तक, कल हम इसकी चर्चा और कुछ करेंगे।